जेठानी की सादगी वर्सेस देवरानी का मॉडर्न अंदाज। सुबह के 9 बज रहे हैं। रागिनी के कमरे में लाउड रॉक म्यूजिक बज रहा है। चारों तरफ महंगे ब्रांडेड वेस्टर्न कपड़े और जूते बिखरे हैं। रागिनी अपनी शॉर्ट ड्रेस पहने हाथ में फोन लिए पूरी मस्ती में झूमते हुए रील बना रही है। तभी उसके पिता बंशीलाल गुस्से में आकर म्यूजिक बंद कर देते हैं। अरे रागिनी बेटा, ये क्या तरीका है? सुबह के 11 बज रहे हैं और तुमने पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अरे अपनी इस डेली लाइफ को जरा सुधारो। ओह डैड, प्लीज सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करने जा रही हूँ। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। डैड लिसन ना, मुझे आज 10,000 रुपए दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। पैसे? अरे कल ही तो तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे रागिनी, कहाँ गए वो? और ये किस तरह के छोटे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कल को तुम्हारी शादी होनी है, कुछ तो शालीनता सीखो। डैड लिसन, ये आजकल का लेटेस्ट फैशन है, समझे आप? और शादी वो मैं अपनी शर्तों पर करूंगी। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए। अब प्लीज ज्यादा लेक्चर मत दो और मुझे पैसे दो। मैं किसी के लिए वेट नहीं कर सकती, आपको तो पता है। बंशीलाल अपना वॉलेट निकालते हैं। तभी रागिनी झटके से उनके हाथ से सीधे उनका क्रेडिट कार्ड छीन लेती है और अपने महंगे सनग्लासेस पहनकर हवा की रफ्तार से कमरे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, क्या ही होगा इस लड़की का? बिना माँ की बच्ची है, कहीं मैंने इसे ज्यादा लाड़ प्यार देकर इसकी परवरिश तो नहीं बिगाड़ दी। रागिनी के पिता सोचते रह जाते हैं और रागिनी अपनी चमचमाती बुलेट बाइक पर सवार होकर निकल जाती है। आंखों पर चश्मा चढ़ाए बाइक रुकते ही 4-5 लड़के उसे घेर लेते हैं। अरे क्या बात है रागिनी, आज फिर नए तेवर में बुलेट की आवाज से पूरा कॉलेज हिला दिया यार तुमने। डैड का पैसा है अमित, तो टशन तो पूरा रहेगा ना। वैसे भी रागिनी जहाँ खड़ी होती है वहाँ की लाइमलाइट अपने आप बढ़ जाती है। क्यों विनोद, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ रागिनी, तुम तो हमेशा ही चमकती हो, लेकिन ये रोज रोज का तुम्हारा ये पार्टी करना, घूमना फिरना यार। ओ विनोद, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे डैड नहीं। क्या टोकते रहते हो? चलो अब तगड़ी पार्टी होगी, सब मेरे खर्चे पर। अरे वाह रागिनी, तू तो पूरे कॉलेज में फेमस है यार। तेरी जैसी बिंदास लाइफस्टाइल के टशन तो सिर्फ फिल्मों में ही दिखता है। ऑब्वियसली अमित, अब लड़की बुलेट चलाएगी तो पूरे इलाके में धुआं तो उड़ेगा ही ना। मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुलकर जीना पसंद है। रागिनी अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ती है। रागिनी का कॉलेज में कई लड़कों के साथ उठना बैठना और रोज रात को ड्रिंक करना हो जाता है। विनोद को पता है ये। रागिनी बहुत ज्यादा मॉडर्न और बिगड़ी हुई अमीर बाप की बेटी है, लेकिन जब ये मेरी बीवी बन जाएगी तो ये अपने आप सही हो जाएगी। दिन गुजरते हैं और एक दिन कॉलेज के पास एक महंगे रेस्टोरेंट में रागिनी और विनोद अकेले बैठे हैं। रागिनी, हमारा अफेयर काफी समय से चल रहा है और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और मुझे अपने घर वापस लौटना है। मैं चाहता हूँ कि हम अब शादी कर लें। शादी? लुक विनोद, तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ और शादी भी करनी ही है। लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें अभी मानना होगा। कैसी शर्त रागिनी? जैसी बिंदास और फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल में अभी जी रही हूँ, वो लाइफ मुझे शादी के बाद भी चाहिए। इसमें तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अभी हाँ बोल देता हूँ, शादी के बाद माँ के संस्कारी नियम देखकर खुद ही समझ जाएगी। अरे हाँ बाबा हाँ, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई ऐतराज नहीं है। तुम शादी के बाद भी अपनी मर्जी की मालिक रहोगी। खुश? चलो अब मैं घर जाकर अपनी माँ से रिश्ते की बात चलाता हूँ। विनोद खुश होकर अपने घर जाता है। विनोद के घर के डाइनिंग एरिया में गायत्री जी और महेंद्र जी चाय पी रहे हैं। विनोद का बड़ा भाई छुट्टी लेकर आया हुआ है और वहीं बैठा है। बाबूजी, माँ, मुझे कॉलेज की एक लड़की पसंद है रागिनी, मैं उसी से शादी करूंगा। वो आगरा के बहुत बड़े बिजनेसमैन बंशीलाल जी की इकलौती बेटी है। अरे इतनी बड़ी बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? पर बेटा, वो इतने बड़े अमीर घर की लड़की है, क्या हमारे सीधे साधे और पारंपरिक परिवार में ढल पाएगी? माँ फिक्र मत करो, वो देखने में बहुत सुंदर है और दिल की बहुत अच्छी है। अमीर घर की है तो क्या हुआ, शादी के बाद वो सब सीख जाएगी। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं। बंशीलाल जी को तो मैं जानता हूँ, बहुत भले और रईस आदमी है, पर मोहन बेटा, तुम बड़े हो, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि तुम बाहर काम में उलझे रही। ऐसे में छोटे की पहले शादी करना समाज में कैसा लगेगा? बाबूजी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी मेरे पास शादी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर विनोद को कोई पसंद है तो आप लोग आगे बात बढ़ाइए, कम से कम घर में एक बहू तो आ जाएगी।
पर बेटा समाज वाले क्या बोलेंगे, बड़ा कुंवारा बैठा और छोटे की बारात पहले जा रही है, अच्छा नहीं लगता ना। माँ, समाज क्या बोलेंगे? दोनों बहुओं को एक न एक दिन इसी घर में आना ही है। बड़ी या छोटी पहले आ जाएगी, बाद में आएगी, लेकिन आना तो दोनों का ही है। आप लोग विनोद की खुशी देखिए, समाज की परवाह छोड़िए। गायत्री जी और महेंद्र जी मान जाते हैं। महीने भर बाद रागिनी और विनोद की शादी धूमधाम से हो जाती है। रागिनी अपने ससुराल में कदम रखती है। शुरुआत के 1-2 दिन रागिनी अपनी सास गायत्री जी के डर से और विनोद के कहने पर सिर पर पल्लू रखकर बहुत ही सीधी और संस्कारी बहू बनने का नाटक करती है और तेज लाउड म्यूजिक बजाकर नाचने लगती है। तभी विनोद कमरे में आता है और म्यूजिक बंद कर देता है। रागिनी, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे माँ और बाबूजी बैठे हैं और तुम कमरे में इतने छोटे कपड़े पहनकर इतना लाउड म्यूजिक बजा रही हो। कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? ओहो विनोद, शादी के 2 दिन नहीं हुए हैं और तुमने टोकना शुरू कर दिया। मैंने शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे अपनी लाइफ में कोई रुकावट नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था मेरी इन सब हरकतों में, अब क्या हो गया? अरे तब बात अलग थी रागिनी, तब हम कॉलेज में थे। अब ये मेरा परिवार है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो। नीचे चलो, मैं माँ बुला रही है। मैं किसी के बुलाने पर नहीं आने वाली, समझे? मुझे भूख लगेगी, मैं खुद आ जाऊंगी। मुझे बार बार इरिटेट मत किया करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के लिविंग रूम में गायत्री जी और महेंद्र जी के साथ गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और मेहमान बैठे हैं। रागिनी कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसने एक वेस्टर्न 1 पीस मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई है। उसे इस लिबास में देखकर मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। बहू, कमरे में जाकर साड़ी पहनाओ बेटा। देखो घर में मेहमान आए हैं, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, मैं तपती गर्मी में वो भारी भरकम साड़ियाँ नहीं पहन सकती और मुझे इन सब दकियानूसी रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मुझे बाहर जाना है। रागिनी, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। बाबूजी, मायका हो या ससुराल, रागिनी अपने हिसाब से ही रहती है। तभी विनोद वहां आता है। रागिनी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। और तुम विनोद, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शादी से पहले मैंने तुमसे साफ कहा था ना कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। तुमने फिर भी मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? अपने इन बाबूजी से कहो कि मुझे लेक्चर देना बंद करे। रागिनी सबके सामने विनोद को बुरी तरह डांटकर और पैर पटककर वहां से निकल जाती है। घर में रागिनी की इस बदतमीजी से सब परेशान रहने लगते हैं। इसी बीच रागिनी के पास ढेर सारे महंगे ब्रांडेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स और मॉडर्न सामान देखकर 20 की नंद नेहा उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। और एक दिन, वाह रागिनी भाभी, आपकी ये वेस्टर्न ड्रेस कितनी कूल है। क्या मैं आपकी लिपस्टिक और ये टॉप एक बार पहनने के लिए ले लूं? मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ हाँ नेहा, ले लो। वैसे भी इस घर में मेरे स्टैंडर्ड का तो कोई है ही नहीं। तुम कम से कम थोड़ी मॉडर्न तो बनो। एक तरफ जहां ससुराल में रागिनी की बदतमीजी से सब परेशान थे, उसकी नंद नेहा रागिनी के इस मॉडर्न अंदाज और महंगे सामानों की चकाचौंध में आ जाती है। तभी दोपहर में विनोद और मोहन की बुआ जी शकुंतला जी गांव से आती हैं। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा है और वो फोन पर किसी सहेली से ऊंची आवाज में बात कर रही है। ओहो स्वीटी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे उस बोरिंग पार्टी में नहीं आना है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अरे गायत्री, महेंद्र भाई साहब, ये कौन है और ये किस तरह के छोटे कपड़े पहनकर बड़ों के सामने ऐसे चिल्ला रही है? सिर पर पल्लू तो दूर, बड़ों को देखकर रुकना भी जरूरी नहीं समझा इसने। क्या कहें जीजी, ये विनोद की बहू है रागिनी, बड़े घर की लड़की है। इसके तौर तरीके ऐसे ही है। हमारे तो लाख समझाने पर भी ये पलटकर जवाब देती है। ये बहू है या आफत? गायत्री, तुमने घर में बहू लाई हो या सिरदर्द? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है इसे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग एक काम करो, पहले बड़े बेटे मोहन की शादी करवाओ। घर में जब बड़ी बहू आएगी तो वो समझदारी से इस घर को संभालेगी। नहीं नहीं जीजी, अब तो हमारा शादी नाम से ही भरोसा उठ गया है। एक बहू को देखकर ही हमारा दिल ऐसा डर गया है कि पूछो मत। अगर मोहन के लिए भी कोई ऐसी ही मॉडर्न और बदतमीज लड़की आ गई तब तो ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हम दूसरी बहू लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरी नजर में एक लड़की है जो मेरी खुद की परखी हुई है, सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है। आप लोग कहो तो मैं वहां बात चलाऊं। अगर जीजी आपकी परखी हुई है तो फिर हमें कोई शक नहीं है। आप बात को आगे बढ़ाइए, हम मोहन से भी बात करते हैं। इतवार की छुट्टी में मोहन घर लौटता है तो महेंद्र जी और गायत्री जी उसे मानवी की तस्वीर दिखाते हैं। मोहन बेटा, ये मानवी है, गांव की लड़की है, संस्कारी है। हमें लगता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी बनेगी। बुआ जी, बाबूजी, अगर आप सबको लगता है कि यह हमारे परिवार के लिए सही है तो मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। चलो, भगवान का शुक्र है मोहन बेटा मान गया। जीजी आप तुरंत गांव में फोन लगाइए और शगुन की बात पक्की कीजिए।
एक तरफ मोहन के रिश्ते की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक अलग कहानी शुरू हो रही थी। सुबह के ठीक 4 बजे सुंदरपुर गांव की मानवी सूती साड़ी पहने आंगन में झाड़ू लगाती है और फिर तुलसी माँ के आगे हाथ जोड़ती है। हे छठी मैया, पूरे संसार पर आप अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे माता पिता को हमेशा सुख और स्वस्थ रखना। अरे मानवी बिटिया, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर पूरे घर का काम अकेले ही समेट लेती हो। अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। प्रणाम बाबूजी, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हमारी मानवी तो सच में साक्षात अन्नपूर्णा है। बिहार यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट में गोल्ड मेडल लाई है, लेकिन अपनी पढ़ाई का रत्ती भर घमंड नहीं है। चूल्हा चौका से लेकर सिलाई कढ़ाई तक सब काम में नंबर 1 है। अरे माँ, पढ़ाई लिखाई तो हमें समझदार बनाने के लिए होती है, घमंड करने के लिए थोड़ी ना। कुछ दिन बाद मानवी के घर पर विनोद के माता पिता यानी गायत्री जी और महेंद्र जी अपने बड़े बेटे मोहन के साथ रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। मानवी चाय नाश्ता लेकर कमरे में आती है और सबके पैर छूती है। अरे वाह महेंद्र जी, देखिए तो सही, कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है। हाँ गायत्री, यह हमारे घर की बड़ी बहू बनने लायक तो है। क्यों मोहन बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है? बाबूजी, माँ, जैसा आपको सही लगे। आपकी हाँ में ही मेरी हाँ है। कुछ ही दिनों बाद सुंदरपुर गांव से बड़े ही सादगी और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मोहन और मानवी की शादी संपन्न हो जाती है। मानवी लाल रंग की सूती बनारसी साड़ी में सिर पर गहरा पल्लू लिए शर्माते हुए ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। गायत्री जी आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। आओ बहू, अंदर आओ। तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की खोई हुई रौनक और सुख शांति वापस आ गई हो। प्रणाम माँ जी, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटिया, अखंड सौभाग्यवती भव। सचमुच शकुंतला जीजी ने हमारे घर के लिए ही हीरा ढूंढा है। मोहन, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तभी रागिनी सीढ़ियों से उतरती है। उसने वेस्टर्न नाइट गाउन पहन रखा है, हाथ में कॉफी का मग है और चेहरे पर साफ चिढ़ है। वो मानवी को ऊपर से नीचे तक घूरती है। ओहो, तो आखिरकार इस घर में गंवारू और बैकवर्ड लड़की की एंट्री हो ही गई। माँ जी, आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई महारानी आई हो। इतना लंबा पल्लू, छी, कितने ओल्ड फैशन है ये। अच्छा हुआ मैं गाँव की शादी में नहीं गई। रागिनी प्लीज, अभी अभी भाभी घर आई हैं, कम से कम आज तो तमाशा मत करो, चुप रहो यार। तुम चुप रहो विनोद, मैंने जो सच है वही कहा है। आई जस्ट हेट दिस विलेज ड्रामा। रागिनी, शहर के रंग ढंग अलग होते हैं और गांव की सादगी अलग, पर अब तो हम दोनों देवरानी जेठानी है ना, देखना हम बहनें बनकर रहेंगी। शिट, आप मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करना। रागिनी की बात सुनकर मानवी थोड़ा मायूस होती है। अगले दिन सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मानवी की आंख खुलती है। वो नहाकर हल्के रंग की सूती साड़ी पहनती है। वो सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए चाय का पानी चढ़ाती है। तभी सास गायत्री जी जागकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, आपकी चाय चढ़ा दी है, बस 2 मिनट में छानती हूँ। खुश रहो बेटा, इतनी जल्दी उठ गई, आराम कर लेती थोड़ा। नहीं माँ जी, सुबह जल्दी उठने की आदत है। आप बैठी, मैं बाबूजी और आपके लिए चाय कमरे में लाती हूँ। मानवी चाय की ट्रे लेकर गायत्री जी के पीछे चलती जाती है। इधर सुबह के 9 बज चुके हैं। सूरज की तेज धूप रागिनी के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही है। रागिनी बेड पर करवटें बदल रही है। तभी विनोद अलार्म बंद करते हुए उसे जगाता है। रागिनी उठो यार, 9 बज गए हैं। माँ बाबूजी कब के उठ चुके हैं, अच्छा नहीं लगता, चलो उठो। ओ विनोद, प्लीज सोने दो ना, रात को देर से नींद आई थी और इतनी जल्दी उठकर मैं क्या करूंगी। अरे नहीं भाभी, सुबह 6 बजे से उठकर माँ के साथ काम में लगी हुई हैं। तुम भी तैयार होकर नीचे चलो। यार विनोद, सबका अपना रूटीन होता है। भाभी को सुबह उठना पसंद है, वो उठी। मुझे देर से उठने की आदत है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम चाय ऑर्डर कर दो प्लीज। सुबह के 11 बज रहे हैं। घर के मंदिर में पूजा हो चुकी है। महेंद्र जी और गायत्री जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। मानवी सबको गर्मा गर्म पराठे और सब्जी परोस रही है। उसने एक बेहद शॉर्ट ढीली ढाली मॉडर्न नाइटी पहन रखी है। वो सबके सामने बिना किसी झिझक के जोर से दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेती है। मोहन असहज होकर तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेता है। गायत्री, देखो जरा इसे, सुबह के 11 बज रहे हैं और छोटी बहू किस लिबास में बड़ों के सामने घूम रही है। इसे इतनी भी अकल नहीं है कि घर में जेठ और ससुर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, ये क्या तरीका है? कम से कम जागने के बाद एक ढंग का सूट या साड़ी पहनकर तो कमरे से बाहर आया करो। ये कैसे कपड़े पहने हैं? ओहो प्लीज माँ जी, प्लीज सुबह सुबह लेक्चर देना शुरू मत करो। वैसे भी इतनी भयंकर गर्मी है और उमस है, मेरा तो इस घर के वेंटिलेशन में ही दम घुटता है। अब इतनी गर्मी में मैं आपकी बड़ी बहू की तरह ये भारी भारी साड़ी पहनकर और घूंघट निकालकर नौटंकी तो नहीं कर सकती। इट्स सो सफोकेटिंग। मानवी तुरंत एक दुपट्टा लेकर आती है और प्यार से रागिनी के कंधे पर डालती है।
रागिनी, अच्छे कपड़े पहनना नौटंकी नहीं, हमारे घर की मर्यादा होती है। भाभी, आप अपनी ये फ्री की एडवाइस अपने पास ही रखिए, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। विनोद, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? रागिनी, भाभी ने सुबह ही बहुत अच्छी अदरक वाली चाय बनाई है, वो पी लो ना। चाय? युक, वो दूध चीनी वाली चाय पीकर मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है यार, एक ब्लैक कॉफी बना दो ना। अरे विनोद भैया, आप परेशान मत हो, मैं बना देती हूँ ब्लैक कॉफी। मानवी रागिनी के लिए ब्लैक कॉफी बनाती है। सब लोग आराम से चाय नाश्ता करते हैं। रागिनी अपने फोन में बिजी हो जाती है और मानवी टेबल साफ करने में लग जाती है। इसी तरह शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। रागिनी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की सोचती है। वो सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर सबके सामने विनोद को विश करती है। तभी मोहन और मानवी भी वहां बैठे होते हैं। हैप्पी बर्थडे विनोद। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ महंगा गिफ्ट मंगा सकती थी, पर मुझे पता है कि तुम्हें और मुझे दोनों को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। किस चीज की रागिनी? देखो विनोद, रोज रोज मुझे कैफे और मॉल जाना होता है। तुम्हारी वो पुरानी सेकेंड हैंड बाइक पर बैठकर जाने में मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे डैड से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक शानदार रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक दिला रहे हैं। क्या बुलेट? पर रागिनी, बुलेट तो बहुत भारी गाड़ी है और मुझे तो बुलेट चलानी ही नहीं आती। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया यार। ओह माय गॉड विनोद, तुम कितने डरपोक हो, तुम्हें चलानी नहीं आती? क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ को तो आती है ना। पूरे कॉलेज में रागिनी अपनी बुलेट के टशन के लिए ही फेमस थी। तुम बस पीछे बैठना, पूरे गांव और शहर की सड़कों पर बुलेट मैं दौड़ाऊंगी। विनोद हिचकिचाते हुए अपने बड़े भाई मोहन की तरफ देखता है। अरे मुन्ना, अगर छोटी बहू की यही इच्छा है और वो तुम्हें गिफ्ट दे रही है तो मना मत करो। शादी के बाद बीवी की खुशी का ध्यान रखना भी तो पति का ही फर्ज होता है ना। ले लो बुलेट, कोई बात नहीं। उसी शाम घर के बाहर एक चमचमाती हुई ब्लैक बुलेट बाइक आकर खड़ी होती है। बुलेट की डुक डुक की आवाज सुनते ही रागिनी खुशी से पागल हो जाती है। वो दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है। आंगन में ससुर महेंद्र जी, सास गायत्री जी, मोहन और मानवी सब खड़े हैं। रागिनी सबके सामने दौड़कर उछलकर विनोद को गले लगा लेती है। विनोद का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो चारों तरफ देखते हुए रागिनी को खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है। अरे अरे रागिनी, शांत हो जाओ, देखो सब लोग खड़े हैं यहाँ। क्या कर रही हो तुम? थोड़ा तो शर्म करो। गायत्री, चलो अंदर चलो। राम राम, कैसी बेशरम लड़की है, बड़ों के सामने ही पति के गले लग रही है। कोई लाज शर्म है कि नहीं? ओहो विनोद, तुम कितना ओल्ड फैशन हो यार, प्यार का इजहार करने में कैसी शर्म। चलो अब मैं 5 मिनट में अपनी राइडिंग आउटफिट पहन कर आती हूँ, फिर हम घूमने चलेंगे। ठीक 5 मिनट बाद रागिनी ऊपर से नीचे आती है। उसने एक बेहद छोटी शॉर्ट ड्रेस और लॉन्ग बूट्स पहने हैं। वो सीधे बुलेट पर जाकर बैठ जाती है और एक्सीलरेटर खींचती है। अरे रागिनी, तुम ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? छोटी, गांव के रास्ते हैं, सब लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। तुम प्लीज थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो ना। लुक भाभी, आप अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास रखिए, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या पहनना है। विनोद, पीछे बैठो और मेरा हाथ जोर से पकड़ लेना, आज तुम्हें असली स्पीड दिखाती हूँ। रागिनी पूरे स्टेशन में चश्मा लगाई शॉर्ट ड्रेस में बुलेट चला रही है। विनोद उसके पीछे बैठता है। रागिनी गांव की गलियों से बुलेट को हवा की रफ्तार से दौड़ाती है। रास्ते में खड़े विनोद के दोस्त उन्हें देखते हैं तो विनोद हाथ हिलाकर उन्हें स्टेशन दिखाता है। क्या स्पीड है रागिनी, सच में मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। कॉलेज के दिनों की याद ताजा हो गई। आई जस्ट लव योर स्टाइल यार। रागिनी बेपरवाह से हाथ हवा में लहराकर स्टंट मारती है और दोनों मॉल और पब की तरफ निकल जाते हैं। शुरुआत में कुछ दिन विनोद को इस आज़ादी और मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में विनोद का ये मज़ा किरकिरा होने लगता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। रागिनी छोटे वेस्टर्न कपड़े पहनकर, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर के अंदर आती है। विनोद थका हारा उसके पीछे पीछे आ रहा है। उफ रागिनी यार, रोज रोज का तुम्हारे ये घूमना फिरना, मॉल जाना, हजारों की शॉपिंग करना अब मुझसे नहीं झेला जाता यार। शादी हो गई है हमारी, थोड़ा तो घर पर टिका करो। ओह विनोद, तुम शादी के बाद कितने बोरिंग हो गए हो यार। डैड ने मुझे क्रेडिट कार्ड ऐश करने के लिए दिया है, और वैसे भी जब तक मैं दिन में 2 बार बाहर कैफे में अपने फ्रेंड से ना मिल लूं, मेरा दम घुटने लगता है इस घर में। अरे पर माँ बाबूजी क्या सोचते होंगे? तुम बिना बताए अपनी मर्जी से जब चाहे चली जाती हो, जब चाहे आती हो। विनोद लिसन, मैंने शादी से पहले ही अपनी ये कंडीशन साफ रखी थी कि मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। अब प्लीज अपना ये लेक्चर बंद करो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं बदलूंगी।
विनोद अपना माथा पीट कर सो जाता है। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे हैं। महेंद्र जी और मोहन लिविंग रूम में बैठकर किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। तभी घर के बाहर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का डिलीवरी बॉय आता है। रागिनी दौड़ती हुई बाहर जाती है और 3-4 बड़े बड़े पार्सल लेकर सीधे लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर पार्सल खोलने लगती है। दूसरे पार्सल से एक डीप बैकलेस ब्लाउज और चमकीली वेस्टर्न स्कर्ट निकलती है। हे भगवान, ये क्या आफत है छोटी बहू, ये कैसे कपड़े मंगाए हैं तुमने? ये कपड़े पहनकर तुम कहाँ जाओगी? हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। माँ जी, ये मिंत्रा का लेटेस्ट समर कलेक्शन है। आजकल की हर मॉडर्न लड़की यही पहनती है। वैसे भी डैड के पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो मंगाऊं। रागिनी, कपड़े अपनी पसंद के पहनो, पर जगह भी देखनी चाहिए। ये गांव है, यहाँ लोग बातें बनाएंगे। लोग भाभी, आप दिन भर चूल्हा चौका और गोबर उठाने वाली नौकरानी की तरह रहना चाहती हो तो रहिए, पर मुझ पर अपनी ये पिछड़ी हुई दकियानुसी सोच थोपने की कोशिश मत कीजिए। I just hate this village mentality. I just hate this village mentality. रागिनी मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। शाम के समय रागिनी के कमरे का दरवाजा खुला है। कमरे में चारों तरफ महंगे परफ्यूम, आईफोन, आईपैड और ब्रांडेड मेकअप किट्स बिखरी पड़ी हैं। नेहा खिड़की से चुपके से रागिनी के कमरे की चकाचौंध देख रही होती है। अरे नेहा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। भाभी, वो आपकी ये चीजें बहुत सुंदर हैं। ये लिपस्टिक का शेड तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। अरे ये मैक की लिपस्टिक है, पूरे 5000 की है। ये लो, तुम भी ट्राई करो। और सुनो, ये वाला क्रॉप टॉप देखो, कितना कूल है ना। तुम इसे पहनकर कॉलेज जाओ, सब देखते रह जाएंगे। सच में भाभी, ये बहुत सुंदर है। पर माँ, अरे छोड़ो उनको और उनकी सोच को, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें एकदम मॉडर्न और शहर की स्टाइलिश लड़की बना दूंगी। नेहा शुरुआत में रागिनी की इस अमीरी और कपड़ों के लालच में पूरी तरह आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉडर्न भाभी रागिनी ही सबसे बेस्ट है और बड़ी भाभी मानवी तो ओल्ड फैशन है। शाम के 7 बज रहे हैं। मानवी रसोई में पूरे परिवार के साथ सादा और पौष्टिक खाना बना रही है। तभी दरवाजे पर जोमेटो का डिलीवरी बॉय आता है और रागिनी के लिए बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज का पैकेट थमा देता है। रागिनी डाइनिंग टेबल पर वो पैकेट खोलकर बैठ जाती है। बहू, जब बड़ी बहू ने घर में इतना अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाया है तो तुम बाहर का ये गंद कबाड़ क्यों मंगा कर खा रही हो? माँ जी, गंद कबाड़ नहीं, ये मैकडॉनल्ड का बर्गर है। मुझसे आपकी ये उबलती हुई दाल और सूखी रोटियां नहीं खाई जाती हैं। मेरा टेस्ट बहुत हाई है। इसी बीच पड़ोस की 2-3 औरतें मानवी से मिलने आती हैं। मानवी आंगन में बैठकर बहुत ही साफ सफाई से अपने हाथ से दबाकर अचार का मसाला तैयार कर रही है। इट्स सो अनहाइजीनिक भाभी, आप इतनी गंदे तरीकों से खाना बना रही हो। माय गॉड, मुझे देखते ही वॉमिटिंग आने लगी है। अरे गायत्री, महेंद्र भाई साहब के घर में ये कैसी बदतमीज बहू आ गई है? इसके मुंह में बड़ों के लिए कोई अदब ही नहीं है। अरे चाची, आप लोग बुरा मत मानिए, रागिनी दिल की बुरी नहीं है, बस वो शहर से आई है ना। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रागिनी चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मानवी रसोई में काम कर रही है। तभी उसकी नंद नेहा दबे पांव रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। नेहा कल रात रागिनी के डांटने और प्राइवेसी के ड्रामे में बहुत उदास है। अरे नेहा, इतनी सुबह उठ गई? मेरी गुड़िया, क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? हाँ, रात को नींद ठीक से नहीं आई है क्या? बड़ी भाभी, कल रात छोटी भाभी ने मुझे बहुत गंदी तरह से डांट दिया। मैं तो बस उनका टॉप देने गई थी, उन्होंने डांट दिया कि नौकर क्या है, करो, तमीज नहीं है, ये वो। अरे पगली, रोते नहीं है। रागिनी शहर से आई है ना, उसे थोड़ा अकेले रहने की आदत है। तुम दिल छोटा मत करो, देखो मेरे पास कुछ है। मानवी अलमारी से एक बहुत ही सुंदर नए कपड़ों का थान निकालती है और आधे घंटे के अंदर खूबसूरत और ट्रेंडी कुर्ता सिलकर तैयार कर देती है। ओह माय गॉड भाभी, ये तो हुबहू वैसा ही है जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था। आपने इतनी जल्दी और इतना सुंदर सिल दिया। आप तो सच में जादूगर हो भाभी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये छोटे मोटे हुनर भी सीख लेने चाहिए नेहा। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं। बाहर बहुत तेज धूप और उमस है। रागिनी अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही है। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम में ससुर महेंद्र जी सोफे पर बैठे हैं और उनके पैरों में दर्द हो रहा है। मानवी हाथ में दर्द निवारक तेल की शीशी लेकर महेंद्र जी के पास आती है। बाबूजी, कल से आपके पैरों में सूजन है, बहुत है। लाइए, मैं थोड़ा तेल मल देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुम रसोई का काम करके अभी थकी हारी आई हो। तुम जाकर आराम करो बेटा, मैं खुद लगा लूंगा। बाबूजी, बेटी जब मायके में पिता के पैर दबाती है तो थकान नहीं देखती। अब मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। मानवी बहुत ही सलीके से महेंद्र जी के पैरों की मालिश करने लगती है।
महेंद्र जी सचमुच हमारी बड़ी बहू इस घर के लिए हीरा है। इतनी पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी इसके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है। बड़ों की सेवा करना, सादगी से रहना, भगवान ऐसी बहू सबको दे। शाम के 6 बज चुके हैं। मौसम सुहाना हो गया है। मोहन दफ्तर का काम खत्म करके घर आता है। मानवी, रोज रोज तुम इस रसोई में ही लगी रहती हो। चलो आज शाम को तुम्हें शहर के सुंदर से पार्क और नदी के किनारे घुमा कर लाते हैं। कार निकालूं क्या? अरे नहीं जी, आज हम आपके उसी पुराने स्कूटर पर चलेंगे। खुली हवा में आपके साथ स्कूटर की सवारी करने का आनंद कुछ और है। ठहरी में कपड़े का झूला लेकर आती हूँ। आते समय घर के लिए ताजी सब्जियां भी लेती आऊंगी। मोहन अपना पुराना स्कूटर स्टार्ट करता है। मानवी बहुत ही शालीनता से साड़ी का पल्लू संभाल कर स्कूटर पर पीछे बैठ जाती है। मोहन स्कूटर को नदी के किनारे बने एक छोटे से खूबसूरत पार्क के पास रोकता है। दोनों वहां लगे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी सामने से आइसक्रीम वाला गुजरता है। मानवी, तुम्हारी पसंदीदा मलाई कुल्फी आइसक्रीम खिलाऊं? हाँ जी, क्यों नहीं। इस सुहाने मौसम में कुल्फी मिल जाए तो बात ही क्या है। मोहन दौड़कर 2 मलाई कुल्फी लेकर आता है। दोनों बेंच पर बैठकर मजे से कुल्फी खाने लगते हैं। जल्दी जल्दी में कुल्फी की क्रीम मोहन की नाक पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ मानवी, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? अरे जी, आप भी ना कुल्फी बच्चों की तरह खाते हैं। देखिए पूरी नाक पर आइसक्रीम लगा दी है आपने। ठहरी में साफ कर देती हूँ। मानवी बड़े ही रोमांटिक और प्यारे अंदाज में अपने पल्लू से मोहन की नाक साफ करती है और उसके बाद दोनों बाजार से सब्जियां, फल, राशन खरीदते हैं और स्कूटर से बैठकर घर लौट रहे होते हैं। तभी पीछे से एक जोरदार कान फाड़ देने वाली बुलेट बाइक की आवाज आती है। धड़ 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 करती बुलेट रागिनी चला रही है। विनोद बुलेट के पीछे बैठा है जो पूरी तरह से डरा हुआ है। विनोद, देखा मेरी बुलेट की रफ्तार? रागिनी, सामने देखो, फोन बंद करो यार। बाइक की स्पीड 80 के पार है। अरे सामने टर्न आ रहा है, प्लीज धीरे करो। ओहो विनोद, शट अप। मुझे मत सिखाओ, ये बुलेट है बुलेट। इसके सामने कोई भी आ गया तो? तभी अचानक मोड़ पर सामने से एक बहुत तेज रफ्तार ट्रक आ जाता है। रागिनी हड़बड़ा जाती है और बैलेंस बिगड़ने से बुलेट सीधे सड़क के किनारे लगे एक बड़े लोहे के पोल से टकरा जाती है। विनोद और रागिनी दोनों हवा में उछलकर दूर सड़क पर गिरते हैं। बुलेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। विनोद के सिर से खून बहने लगता है और रागिनी का पैर बाइक के नीचे दब जाता है। वो दर्द से चीखने लगती है। तभी पीछे से मोहन और मानवी स्कूटी रोककर वहां दौड़ते हैं। विनोद, रागिनी, हे भगवान, ये क्या हो गया? विनोद, आंखें खोलो भाई। रागिनी, तुम ठीक तो हो? हिम्मत रखो। अजी सुनिए, विनोद के सिर से बहुत खून बह रहा है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मोहन तुरंत राहगीरों की मदद से विनोद और रागिनी को अपनी स्कूटी और एक ऑटो रिक्शा की मदद से हॉस्पिटल में लेकर भागता है, जहां विदेशी डॉक्टर मौजूद होते हैं। पूरा परिवार भी वहां पहुंच जाता है। अरे डॉक्टर साहब प्लीज बताइए बच्चे कैसे हैं? आप जितना बोलेंगे मैं उतना कैश दूंगा। बस मेरी बेटी और दामाद को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, हमारा विनोद ठीक तो है ना? डॉक्टर बंशीलाल और गायत्री जी की तरफ देखते हैं। उन्हें हिंदी में बात करना नहीं आता। कोई भी डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रहा होता है। तभी मानवी आगे आती है। Dr. John, I completely understand the urgency. If there is a subdural hematoma, please proceed with the keratomy immediately to avoid any neurological defect. I will sign them right away as a immediate family member. Extremely impressed by your clarity, ma'am. You understood the medical emergency perfectly. We are taking them to the operation theater right away. They are in safe hands. विदेशी डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के लिए अंदर चले जाते हैं। ऑपरेशन के बाद दोनों बच जाते हैं। तभी मानवी बेटा, मेरी बेटी की तरफ से मुझे माफ कर देना। आज तुमने अपनी शिक्षा और संस्कारों से मेरी बेटी और दामाद दोनों की जान बचा ली। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मेरे पिता समान हैं। रागिनी मेरी छोटी बहन जैसी है। आप फिक्र मत कीजिए, दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन बाद विनोद और रागिनी दोनों अस्पताल से ठीक होकर घर आ चुके हैं। विनोद के सिर पर पट्टी बंदी और रागिनी व्हील चेयर पर बैठी है। रागिनी का पूरा घमंड अब चकनाचूर हो चुका है। उसके चेहरे पर कोई एटीट्यूड नहीं, बल्कि आत्मग्लानि और पछतावा है। मानवी रसोई से सूप का कटोरा लेकर रागिनी के पास आती है। रागिनी, ये लो गर्मा गर्म सूप पी लो। इससे तुम्हारे पैरों की चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो अपने पिता के पैसों के घमंड में चूर होकर आपको गवार कहती रही, नेहा को जलील किया और माँ जी और बाबूजी का अपमान किया। असली मॉडर्न होना कपड़ों से नहीं बल्कि सोच और संस्कारों से होता है। ये आज मुझे समझ आया। बस रागिनी, रोते नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मानवी की सादगी ने रागिनी का मॉडर्न अंदाज फीका कर दिया था।
कुछ दिन बाद रागिनी और विनोद ठीक हो जाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।